हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है ऊर्जागरी यूट्यूब चैनल पे। ये अपना फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, तो पिछला पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको आप पहले कंप्लीट करें, देन इस सेकेंड पार्ट को आप देखें और साथ में कॉपी जरूर रखें, एक रफ कॉपी। ठीक है, जिसके अंदर आप मेरे साथ साथ डेरिवेशन करते जाएँ। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज जो अपन पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि कल अपन क्या क्या पढ़े थे। कल जो अपन पढ़े थे इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप जो है कहाँ तक पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर पढ़े थे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट देयर एक्सिस, मतलब कि एंड ऑन पोजिशन पे, एंड इक्वेटोरियल पोजिशन मतलब कि ब्रॉडन पोजिशन पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे अपन। ठीक है, ठीक है। तो आज जो अपन पढ़ेंगे आज अपन देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल था। यहाँ पे अपन पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, -q + q का, और जिसके जिसके बीच का डिस्टेंस 12 है। और इसका जो ये वाला पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये क्या है? दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ये क्या है? ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो हमारा है ये जो है ये हमारा एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट को एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑन पोजिशन। और इक्वेटोरियल जो है इसको ब्रॉड ऑन पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रॉड ऑन पोजिशन ही बोलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जिसमें कि वैल्यू आया था एक्सियल पॉइंट पे, जो वैल्यू आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो था 2kp/r³। और जो हमारा ब्रॉड ऑन पोजिशन पे था वो था E = kp/r³। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसका अपन डेरिवेशन देख लिए थे। अब नेक्स्ट अपना जो है डेरिवेशन होगा, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारा, ठीक है, कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम एक डायपोल को प्लेस करेंगे। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है अपन एक डायपोल को, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक डायपोल को प्लेस करते हैं। देखिए ये एक डायपोल है जिसमें कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। और यहाँ पे मान लीजिए -q है और यहाँ पे मान लीजिए +q है। ये एक डायपोल हो गया। इस डायपोल को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें। आपको पता होगा जब किसी भी चार्ज को, जब मान लीजिए कोई Q चार्ज है, उसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, जो कि फोर्स होता है QE। ये फोर्स क्या होता है? Q × E फोर्स होता है। तो यहाँ डायपोल के अंदर 2 चार्जेस होता है, एक -q एक +q। तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे इस पर एक फोर्स लगेगा, इस डायपोल के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। प्लस में तो टुवार्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पे क्या होगा, अवे फ्रॉम, मतलब कि अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। ये फोर्स होगा यहाँ पे, ये भी ये QE होगा, और यहाँ पे ये भी QE होगा। ठीक है, बस साइन में उल्टा होगा क्योंकि ये उल्टा शायद डायरेक्शन तो ले ही लिए, तो समझो यहाँ पे -QE यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे QE लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए हो रहा क्या, यहाँ पे इस डायपोल के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स जो है एज अ कपल की तरह काम कर रहा है। तो जैसे कपल की तरह काम करेगा तो इस डायपोल के ऊपर क्या होगा, ये दोनों फोर्स मिला के यहाँ पे टॉर्क क्रिएट करेगा, और जिसके कारण ये रोटेट होगा। ठीक है, टॉर्क क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेरिवेशन है इसमें यही पढ़ेंगे अपन, टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा हेडिंग क्या होगा? मेरा हेडिंग होगा नेक्स्ट जो अपना है, इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट है डेरिवेशन टॉर्क ऑन डायपोल। ठीक है, टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अपन देखते हैं। तो इसके लिए इस फिगर के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे अपन। ठीक है, पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसीडर अ डायपोल। ठीक है, विच हैव +q and -q charges separated by a distance 2L।
ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L एंड which is placed in an external इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई वेक्टर ले लेते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये जो डायपोल अपन बनाया है यहाँ पे, ये डायपोल जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल की बना रहा है। कितना बना रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है ये डायपोल। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या इस पॉइंट को भी लिखें, डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, ये जो दोनों डायपोल है यहाँ पे, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ठीक है, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मान लीजिए सपोज ये पहला है, ठीक है, इसको सेकेंड मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये फर्स्ट चार्ज है और इसको सेकेंड चार्ज मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे F1 वेक्टर। ये जो F1 वेक्टर होगा वो क्या है, माइनस ऑफ QE, मतलब कि यहाँ पे बोलेंगे फोर्स ऑन, ये क्या है, फोर्स ऑन माइनस Q। ठीक है, और यहाँ पे F2 जो होगा अपना, F2 वो क्या है, वो है अपना प्लस QE, जो कि है फोर्स ऑन प्लस Q। ये प्लस Q पे फोर्स है। दोनों फोर्स हमारे पास आ गया। और देखो ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, QE एंड QE, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब कि यहाँ पे जो है, ये जो F1 है, F1 जो है और F2 जो है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब माइनस ऑफ F1 इक्वल्स टू प्लस ऑफ F2। और में तो कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों फोर्स जो है F1 एंड F2, ठीक है, ये जो दोनों फोर्स है यहाँ पे, कि फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन डायपोल, ये डायपोल पे एक्ट कर रहा है, which have equal magnitude, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये कपल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन डायपोल विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, एट टू एंड ऑफ डायपोल, एट टू एंड, इसका मतलब ये हुआ दोनों एंड पे अपोजिट फोर्स लगा रहा है। देयरफॉर ये क्या क्रिएट कर रहा है, देयरफॉर इट क्रिएट अ कपल, या फिर इट बिहेव्स लाइक अ कपल, ठीक है, इट क्रिएट अ कपल फोर्स। ये कपल क्रिएट कर रहा है, मतलब कपल फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो इट विल प्रोड्यूस, produces torque on dipole। ये क्या कर रहा है, डायपोल के ऊपर टॉर्क क्रिएट कर रहा है।
अब ये टॉर्क क्या होगा, कितना होगा? अब हमको पता है कि टॉर्क जो होता है वो टॉर्क क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज अपन देख रहे हैं। अब देखो हमको पता है कि टॉर्क जो होता है वी नो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। मतलब ये जो दोनों मतलब कि हमारे पास जो है कपल फोर्स है, इनमें से कोई सा भी, ठीक है, इनमें से क्या करेंगे, आइदर फोर्स, इसमें से कोई सा भी फोर्स का एक मैग्नीट्यूड लेंगे, आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स इनटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो यहाँ पे अदर फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो हमारे पास टॉर्क के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करते हैं, ये जो फोर्सेस, ये जो है यहाँ पे मान लो ये एक फोर्स ये है, इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, और इस फोर्स को कंसिडर करेंगे तो इस फोर्स का डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट है। तो यहाँ जो बी सी पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस फोर्स का, ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब हमारे पास जो ये फोर्स टॉर्क होगा, ये टॉर्क क्या आएगा, ये टॉर्क जो आएगा वो आएगा फोर्स इंटू बी सी का डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरे पास एक फिगर आ गया, इसके अंदर अगर हम इस बी सी का लेंथ को कैलकुलेट करें, ये चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से बी सी का लेंथ को हटाएं यहाँ से, ठीक है, अगर बी सी का लेंथ बताएं यहाँ पे, तो बी सी यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको निकालेंगे तो ये थीटा हमारे पास, ये एक ट्रेंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रेंगल, तो यहाँ से साइन थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपन हेप्टूनियस, मतलब कि यहाँ से आएगा हमारे पास बी सी अपन में ए बी, ठीक है, और ये बी सी कितना, बी सी यहाँ से करेंगे तो यहाँ से बी सी हमारे पास क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, और ये जो हमारे पास ए बी है वो 2l के बराबर है, 2l साइन थीटा। तो हमारे पास जो ये आया बी सी वो क्या आया, 2l साइन थीटा के बराबर, क्या आया हमारे पास, 2l साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब इस बी सी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं अपन, ठीक है, कि यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या होगा, F इंटू ये F इंटू क्या होगा यहाँ पे, F इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो F इंटू 2l साइन थीटा आया यहाँ पे। अब ये बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, F कितना है हमारे पास, ये जो टॉर्क है F कितना था, QE फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, QE इंटू 2l इंटू साइन थीटा। अब तो Q इंटू 2l को अपन P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, PE साइन थीटा, ठीक है, सिंस यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू 2l, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना सिंस BC कितना है, 2l साइन थीटा, ठीक है, एंड F कितना है, QE, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आया हमारे पास आंसर। अब देखो, तो ये PE साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क आ गया। इसी टॉर्क को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो यहाँ से टॉर्क जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा P क्रॉस E, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो डायपोल मोमेंट है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमें टॉर्क देता है। अरे बोलो, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही टॉर्क हो गया। आ रहा समझ में, तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क,
जो किसी भी डायपोल को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क डेवलप होता है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बहुत ही सिंपल था। क्या देखो क्या किए, फिर से इसको बार रिवाइज करते हैं। एक डायपोल लिए, इस डायपोल को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिए। ठीक है, तो डायपोल के अंदर क्या होता है, टू चार्जेस विद अपोजिट नेचर बट इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज लेते हैं और बीच में कुछ सेपरेशन होता है, उसको अपन डायपोल बोलते हैं। उस डायपोल को क्या किया अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिए, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब उन जब भी किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर लगता है फोर्स, जो कि होता है उस चार्ज और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि F इक्वल्स टू QE। तो डायपोल के अंदर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE फोर्स लगता है, और नेगेटिव में क्या होगा, उतना ही फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मान लो एक डायपोल है, इसकी यहाँ भी एक फोर्स लग रहा है इधर, इस पे इधर, तो इसे रोटेट करेगा, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों मिलकर कपल क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी रोटेट कर रहा है। तो कंसीडर अ डायपोल which have positive and plus q and plus minus negative charge minus q charge is separated by distance 2l which is placed in an external electric field। अब ये जो डायपोल है, ये डायपोल बन रहा है, ये डायपोल हम मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F1 F2 वो दोनों लिख दिए, QE प्लस QE माइनस QE, और यहाँ पे ये दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ये जो फोर्स F1 F2 है एक्टिंग ऑन अ डायपोल विच हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एट टू एंड, देयरफॉर इट क्रिएट, ये क्या कर रहा है, इट क्रिएट अ कपल, एक कपल क्रिएट कर रहा है, और सो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क। ये जो कपल है, ये कपल फोर्स है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा किसके ऊपर, इस डायपोल के ऊपर। और जो टॉर्क होगा हमको पता है टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अदर फोर्स, दोनों में से कोई एक, कपल में से कोई एक फोर्स लेंगे उसका मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो फोर्स ले रहे हैं वहाँ पे उसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये BC। ठीक है, आरएस में तो यहाँ से टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, F इंटू BC। F हमको पता है QE, तो BC पता है 2L sin थीटा, निकाल लेंगे वहाँ से, तो F इक्वल टू QE 2L sin थीटा, और Q इंटू 2L क्या होता है, ये P मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट, तो यहाँ से क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, मतलब कि टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। कोई दिक्कत, काफ़ी सिंपल है, अरे बोलो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि कोई भी डायपोल को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पे ऊपर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है। ठीक है, चलो अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को हम 3 केस एग्ज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास टॉर्क आया PE sin थीटा, इसका 3 केस एग्ज्यूम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 केस क्या है, मान लो यहाँ पे केस नंबर 1। अब देखो पहला केस ये है कि ये जो थीटा है, मतलब कि टॉर्क, मतलब कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है थीटा, ये थीटा अगर जब मान लो यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, ये जो थीटा है वो क्या है, 0 है। थीटा क्या है, 0 है। जब थीटा 0 है तो यहाँ पे साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे दैट इज़ यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। जब टॉर्क 0 होगा, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको बोलेंगे दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन क्या कहलाता है, ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहला रहा है। ठीक है, व्हेन डायपोल, ठीक है, अगर डायपोल क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन से, इस ओरिएंटेशन से हल्का सा भी चेंज करेंगे, इस ओरिएंटेशन से हल्का भी चेंज करेंगे तो फिर से ये इसी ओरिएंटेशन में दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, डायपोल इज प्लेस्ड व्हेन डायपोल इज, ठीक है, को अगर हम डायपोल को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से, व्हेन डायपोल इज डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस कन्फिगरेशन, फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन
इस ओरिएंटेशन से डायपोल को अगर हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, इट ऑलवेज कम्स बैक टू सेम कन्फिग्यूरेशन। अब देखो हमारे पास फिजिक्स के अंदर क्या होता है, 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉल है, इसके अंदर एक कंचा को रख देते हैं, ऐसे मान लो ये, ठीक है, एक बॉल ऐसा है, और इसी बॉल को हम एक बार पलट देते हैं ऐसे करके, और कंचा को यहाँ रख देते हैं, ये कंचा जो है इसको यहाँ रख दिए, और एक बार हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर जो है कंचा को ऐसे रख दिए, कंचा खेले ना ये बचपन में, ठीक है। अब देखो ये 3 कंडीशन हमारे पास है, इन तीनों कंडीशन में ये स्टेबल है, ये जो रखा हुआ कंचा इस पर नेट फोर्स 0 है, और इसमें तीनों स्टेबल है, लेकिन तीनों अलग अलग कंडीशन का स्टेबिलिटी है। अब क्या इस कंचा को अगर इधर फोर्स लगाते हैं तो फिर से लौट के यहीं आ जाएगा, इधर लगाएंगे तो फिर से लौट के यहीं आ जाएगा, इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंचा को अगर ज़रा सा भी फोर्स इधर लगा दिए तो पूरा परमानेंटली इधर चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इधर लगाएंगे तो परमानेंटली नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस कंचा को इधर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, स्टेबल रहेगा, यहाँ पे आके इधर करेंगे तो यहाँ पे आके स्टेबल रहेगा, मतलब कि ये जहाँ पे छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं अपन यहाँ पे इसके अंदर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसको ज़रा सा डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से उसी पोजीशन में, उसी ओरिएंटेशन में, फिर से उसी कन्फिग्यूरेशन में आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से दोबारा से उस ओरिएंटेशन में नहीं आएगा, वो परमानेंटली यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। और न्यूट्रल में क्या है, जहाँ उसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये जो पहला केस है यहाँ पे, जब थीटा एंगल 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे 0 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। लेकिन ये जो कंडीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम केस है, मतलब इसके अंदर जो है हम उस जैसे कि उसको अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से मान लो, चलो फिगर यहाँ फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो थीटा डिग्री वाला केस है, इसको अपन देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही से मान लो यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिए। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं डायपोल को। ये मान लो हमारे पास डायपोल है -q + q, ठीक है। ये इसका इधर इसका p वेक्टर होगा, मतलब कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा। डायपोल मोमेंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे, इस डायपोल को अगर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं तो फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा। इधर करेंगे डिस्प्लेस, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये डायपोल है। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, डायपोल भी इधर ही है, तो फोर्स यहाँ पे अभी नेट फोर्स 0 है। हल्का डिस्प्लेस करेंगे फिर से यहाँ आ जाएगा, इधर करेंगे फिर से यहाँ आ जाएगा, इधर करेंगे फिर से, मतलब हल्का इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा आरसी में। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम आरसी में। चलो तो इसको हटाते हैं यहाँ से, इसका काम हो गया। देखो ठीक है, तो नेक्स्ट केस जो है अपन देखते हैं। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, थीटा को 180 डिग्री ले लेते हैं। क्या लेते हैं, चलो सेकेंड केस जो अपन लेते हैं। सेकेंड केस में क्या करेंगे, यहाँ पे केस सेकेंड, इसके अंदर क्या करते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा उस केस में क्या होगा, साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0। यहाँ भी थीटा क्या होगा, 0। थीटा क्या होगा, 0। बट इस केस में क्या, थीटा 0, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बट ये इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब यहाँ पे होगा दिस कंडीशन is called
दिस कंडीशन इज कॉल्ड, वेट गाइस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको भी बोलेंगे हम क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज व्हेन द डायपोल, मतलब कि वंस डायपोल इज डिस्प्लेस्ड from this orientation, it will never back to the same, मतलब कि फिर से क्या होगा, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। बैक टू दी सेम ओरिएंटेशन, ये सेम ओरिएंटेशन में फिर से नहीं आएगा, मतलब कि इट विल अलाइन इटसेल्फ, ये क्या करेगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ, ये खुद को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा, ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है, टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलली अलाइन कर लेगा खुद को, मतलब कि फिर से ये उसी ओरिएंटेशन में नहीं आएगा। तो इस तरह कंडीशन को हम बोलेंगे, ये जो हमारे पास आया, ये जो आया हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया, क्या ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया, और इससे पहले क्या था, ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और अनस्टेबल कब आएगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस जो हमारा है थर्ड केस, ये केस क्या कहता है, थर्ड केस में क्या है, केस थर्ड, इस केस में क्या है, थीटा जब क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ये क्या होता है मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यू होता है तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या आएगा, मैक्सिमम, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम, वो क्या आएगा, पीई से डेटा होता है टॉर्क, तो वो क्या आएगा, पीई मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इस कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम आता है, इस कंडीशन में टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो हमें जो है टॉर्क के बारे में पूछे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क कितना होगा, तो इतना चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके एग्जामिनर जो है पूरा खुश हो जाएगा, आपको प्रॉपर नंबर देगा। आरसी में यह है टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे निकालते हैं, आया समझ में। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसके तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप जो है आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है, बट आप क्या करो यहाँ पे रफ कॉपी के साथ ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट जो अपना है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हम, इसके बाद जो है वो बात करेंगे हम गॉस लॉ का, किसका बात करेंगे हम गॉस लॉ का बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना होगा यहाँ पे गॉस लॉ वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा गॉस लॉ वेरिफिकेशन, ठीक है, यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हेल्प से हम गॉस लॉ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर डबल स्टार लगा दो आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है बोर्ड में, ठीक है। चलो
अब क्या है गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो क्या होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर एक क्लोज सरफेस गॉस ने माना था, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी इनक्लोज चार्ज है, उस इनक्लोज चार्ज अपन एक्साइलेंट नॉट का वैल्यू होता है। मतलब कि इसको अपन अगर वर्ड में लिखें, इसको लिखेंगे we know that the net electric flux net electric flux जो होता है, net electric flux through a closed surface, closed surface, और वो क्लोज सरफेस मान लो यहाँ पे 3D लेते हैं, 3D क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है, इज 1/ε0 टाइम्स, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स ε0 टाइम्स, ठीक है, टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, ठीक है, इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, मतलब ये जो सरफेस हमारे पास है, उस सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, वो चार्ज इंटू 1/ε0 होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मतलब कि अगर इसको हम थोड़ा सा वर्ड में लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये जो फ्लक्स है, तो यहाँ से ये जो क्लोज सरफेस से जो हमारे पास फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स क्या होगा, दिस फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपन में ε0, ये, ठीक है, अरसे में ये होता है। और ठीक है, और इसी को आगे अगर बात करते हैं तो यही जो हमारे पास होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ठीक है, ये ds जो है एरिया वेक्टर है, आप ds की जगह पे आप ds की जगह पे जो है dA भी लिख सकते हो, ठीक है, ये dA भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, नेट फ्लक्स जो है उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, वो फ्लक्स होगा इनक्लोज चार्ज अपन में एक्साइलेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं किस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन देखते हैं, इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखो यहाँ सपोज क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ध्यान दो, हमारे पास वेरिफिकेशन में अंदर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमारे पास, वो 5 कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ उस सरफेस द्वारा E.dA का डॉट प्रोडक्ट ये होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, और डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे EA cos थीटा, लिखेंगे यहाँ पे EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं। मान लो ये चार्ज जो है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज जो है एक गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये इनक्लोज्ड है। हम क्या करते हैं, और इसका डिस्टेंस जो है इस सर्कमफ्रेंस, ये जो सरफेस है इससे डिस्टेंस जो है इसका r डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये सरफेस बन रहा है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और यहीं पे इसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है, DA वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर। एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ये मान लो सरफेस है, इस सरफेस के टेंजेंट यहाँ पे, इस टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो दोनों के बीच में थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखते हैं अपन पहले, ठीक है। अब ये इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे वी नो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, बात एक ही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्या होगा, ई ए वेक्टर, ठीक है, का मोड मतलब इसका मैग्नीट्यूड एट सेम पोजिशन एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू will remain constant। अब ध्यान दो, ये जो चार्ज है यहाँ पे देखो, ये जो प्लस चार्ज है, इसके हर एक डिस्टेंस यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, हर जगह आर आर होगा। तो मतलब ये सरफेस है, इस सरफेस से पूरा सरफेस पे क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। तो ये जो सरफेस है इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स आया यहाँ पे, फ्लक्स क्या आया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये जो ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा था, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन जो ले रहे थे अपन, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, इसके अंदर जो है ये ई जो है ये कांस्टेंट है। क्यों, हर जगह कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, डी ए और कॉस थीटा क्या, कॉस जीरो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 0 1 होगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा, और डी ए को इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास ई ए, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स क्या आया, ई ए, सिंस यहाँ पे क्या है, कॉस 0 कितना होता है हमारे पास, कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये आया ई ए, ये क्या आया हमारे पास, ई ए। और ये जो सरफेस है यहाँ पे एरिया, ये जो एरिया है, सरफेस एरिया है उस स्फीयर का, तो यहाँ पे क्या होगा, ई ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिंस यहाँ पे एरिया कितना होता है इसका स्फीयर का, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, तो हमारे पास ये आया ई जो है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, तो ये फ्लक्स यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ई ए 4 पाई आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज जो है, किसी भी चार्ज के कारण, ठीक है, ये मान लो कोई क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे, ये जो मान लो इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आर डिस्टेंस पे के क्यू अपन पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ई इक्वल्स टू क्या आता है, ई इक्वल्स टू के क्यू अपन में आर स्क्वायर, और के को क्या होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर, ये होता है। इसको आप सेकेंड इक्वेशन समझो। अब क्या कर रहे हैं, इस सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू को, ई का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू 1 में हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन को उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास फ्लक्स आएगा। ये जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, वो फ्लक्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन में ये आर स्क्वायर, और हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ से क्या आएगा, ये जो है 4 पाई आर स्क्वायर, और देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास 5 आया
क्यू अपन में इप्सिलॉन नॉट। देखो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अरे बोलो, तो यहीं पे क्या हो गया, इसी को हम अगर वर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी को वर्ड में लिखेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/ε टाइम्स, ठीक है, इनटू इनक्लोज चार्ज। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास गॉस लॉ है। ये गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स जो किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस क्यू इनक्लोज्ड अपन इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा प्रूफ, यहाँ पे गॉस लॉ वेरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, गॉस लॉ वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। इसके अंदर क्या किए, एक चार्ज कंसीडर किए हम जिसके गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इसके सरफेस पे एक एरिया वेक्टर ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगा, इन दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो वी नो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस 3D इज 1/ε टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये तो कूलम्स लॉ का मतलब सॉरी गॉस लॉ कहता है। इसको वेरीफाई करेंगे अपन, वेरिफिकेशन के अंदर फ्लक्स ले लेंगे, इस तरह से हम हाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आएगा मैडम, कोई दिक्कत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे पास गॉस लॉ। ठीक है, आ रहा समझ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हम गॉस लॉ का यूज़ करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट वायर का लेंथ, एक थिन वायर का। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का और थिन शीट का। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ठीक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, और रफ कॉपी के साथ ज़रूर बैठें। ठीक है, और साथ में मेरे साथ साथ आप इसको ड्राइव करें। ठीक है, कोशिश करें इसको याद करने के साथ साथ। ठीक है, तभी ये काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।